Hello dear student, this is your physics teacher Anshuman sir, and today here we are going to start our revision lecture series, and our today's topic is the Gauss theorem and its application. Dear student, this topic is too important for your board examination, and oftenly questions are coming from this topic, and at least 2 or 3 marks of questions are coming from this topic. So be careful about that topic. So dear student, let me start. So Gauss theorem. So our today's topic is start, that is the Gauss theorem. So let me first discuss the statement of the Gauss theorem, what Gauss theorem states as. So the electric flux linked with the Gaussian surface is 1 upon epsilon naught time of the total charge encloses the Gaussian surface. So this is the statement of the Gaussian theorem. This is the Gauss theorem का ये Gauss theorem का हम लोगों ने statement डिस्कस किया. तो Gauss theorem थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है. सो एक बार अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द टोटल चार्ज इंक्लूजेस द गॉसियन सरफेस. तो इस पूरे स्टेटमेंट में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, उन दोनों टर्म्स को हमें सबसे पहले समझना है, तब हम गॉस थ्योरम को कंप्लीटली समझ सकते हैं. फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है. सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं. तो इसमें जो सबसे दो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसियन सरफेस. ये दोनों टर्म्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले इसको समझना जरूरी है. अगर हम लोग देखें तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा किसी भी गॉसियन सरफेस के थ्रू वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा टोटल चार्ज इनक्लोजेस द गॉसियन सरफेस. किसी भी गॉसियन सरफेस में इनक्लोजेस किसी भी चार्ज के थ्रू लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम होगा. अगर इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं phi इज इक्वल टू q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. राइट. सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द गॉसियन थ्योरम. अब थोड़ा सा समझते हैं कि गॉस थ्योरम की जरूरत हमें क्यों है. तो गॉस थ्योरम की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर हमें क्या करना हो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है. राइट. मुझे उसमें डायरेक्शन को भी देखना होता है कि उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ काम कर रही है. बट हर केस में ये पॉसिबल नहीं है. जैसे अगर आपके पास एक रेगुलर शेप की बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है तो आप आसानी से उसके लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास इनरेगुलर शेप की कोई बॉडी है और उस पर आपको कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया जिसे हम लोग गॉस थ्योरम कहते हैं, और इनके अकॉर्डिंग हम लोग इस थ्योरम का यूज किसी भी रेगुलर इनरेगुलर शेप के चार्ज बॉडी के ऊपर कर सकते हैं और आसानी से हम लोग अभी हम लोग देखेंगे भी इसके एप्लीकेशंस के बारे में, तो वहाँ पे और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले इसमें जो दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हुए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसियन सरफेस, इनकी बात करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. वी रिप्रेजेंटेड बाय फाई. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है ढेर. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एरिया के साथ लिंक होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक विद अ एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर स्केलर फॉर्म है. राइट. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फॉर्म है. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालते हैं तो उसमें हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी आ जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा और लास्ट में हम लोग उसकी वैल्यू भी बता सकते हैं. तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फॉर्म है. और कैसे डिफाइन हम लोग इसको करेंगे, तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विद अ सरफेस एरिया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी किसी भी सरफेस एरिया के साथ लिंक होगा तो वो क्वांटिटी कैसी बन जाएगी, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी. या इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी किसी भी सरफेस एरिया के साथ लिंक होगा तो ये क्वांटिटी जो है कैसी बन जाएगी, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी. और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे. तो उसकी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. इट इज द स्केलर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक बाल्टी है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, एक बकेट है जिसका कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा. उसको आपने क्या करना है, उसमें पानी को आपको इन करना है. तो मान लीजिए आपने टैप को ओपन किया, पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसके पास एक डायरेक्शन है. अभी जो वाटर गिर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, उस वाटर के पास एक डायरेक्शन है. आप मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको क्या करना है, बाल्टी में कलेक्ट करना है. तो आपने उस बाल्टी के सरफेस एरिया के साथ आपने बाल्टी को उसके नीचे रख दिया, और बाल्टी को जब आपने उस टैप वाटर के नीचे रखा तो आप देखते हैं उसका पानी सीधे उस बाल्टी के अंदर इन करता है. अब पहले तो जब टैप से वाटर निकल रहा था तो उस वाटर के पास एक डायरेक्शन थी, तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड था. और जैसे ही वो आपकी बाल्टी के अंदर इन होता है, अब बताइए कि उस वाटर के पास कौन सी डायरेक्शन है. तो आप कहेंगे सर कि बाल्टी के अंदर जो वाटर है उसके पास अलग अलग डायरेक्शन है, मतलब वो
कोई वाटर का मॉलिक्यूल इधर लगा रहा है, कोई इधर लगा रहा है, तो उस वाटर के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, उसके पास अलग अलग चारों तरफ से डायरेक्शन लग रही है, उस बाल्टी के सभी वॉल पे डायरेक्शन लग रही है। दैट्स मीन कि ये जो वाटर था जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, जिसके पास एक डायरेक्शन थी, टैप वाटर जो था, वो जाकर के जब एरिया से लिंक हो रहा है, मतलब बाल्टी के एरिया से लिंक हो जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि उस वाटर के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं बचती है, वो स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया के साथ लिंक होगा तो वो कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, और उसी का नाम हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर मुझे एक लाइन में इसकी डेफिनेशन कहनी है तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विद द सरफेस एरिया। किसी भी सरफेस एरिया के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लिंक कर दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है वो हम लिखते हैं phi इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, राइट, ई ए कॉस थीटा, जहां पे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए इज द एरिया एंड कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। ध्यान दीजिएगा, एरिया वेक्टर जो होता है किसी भी एरिया के क्रॉस अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में तो हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाती है, राइट। समझ में आ रही है बात। अब हम लोगों ने देखा कि जब 0 डिग्री था उस समय जो है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जब 0 डिग्री था, उस केस में मैक्सिमम फ्लक्स क्या हो रहा था, लिंक हो रहा था। और जब 90 डिग्री था तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि मिनिमम फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है वो कॉस थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है phi इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म प्रोडक्ट में लिखें वेक्टर के, तो हम लिख सकते हैं ई डॉट ए। तो आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ई डॉट ए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला फ्लक्स का और भी बन के आ जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। अब गॉस थ्योरम जो है वो कहता है कि गॉसियन सरफेस, तो ये गॉसियन सरफेस क्या है इसकी बात थोड़ी सी करते हैं हम लोग। सो लेट मी डिस्कस अबाउट द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ऐसा कोई सरफेस एग्जैक्टली होता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक इमेजिनरी सरफेस किसी भी चार्ज के चारों तरफ क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। ध्यान देना है कि गॉसियन सरफेस के पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे गॉसियन सरफेस आपका सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, कहीं भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब यहां से है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए किसी भी सरफेस एरिया के लिए। जैसे अगर मैं कहूं कि आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे जो है आपको r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि आप इसके चारों तरफ एक r रेडियस का सिमेट्रिकल सरफेस एज्यूम करें, क्लोज सरफेस एज्यूम करें। यहाँ पे दो चीजें, गॉसियन सरफेस का मतलब हुआ सिमेट्रिकल होना चाहिए, दूसरा कैसा सरफेस होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ये सभी तरफ से बंद होना चाहिए, राइट। चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस की बात की जा रही है उसके लिए दो चीजें आपको यूज में आ रही हैं। पहला तो वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, और दूसरा जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो सरफेस जो है क्लोज होना चाहिए चारों तरफ से। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने को कहूँ तो आप कहोगे सर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल होंगी, सभी डायरेक्शंस में होंगी, तो अब मुझे क्या करना है, आर पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझे इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस एज्यूम करना होगा जो कि सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल का मतलब जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो अब ये चारों तरफ होगी, चारों तरफ डायरेक्शंस में होंगी। तो अब इसके लिए मुझे एक ऐसा सरफेस एज्यूम करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ क्या हो, सिमेट्रिकल हो, चारों तरफ एक जैसा डायरेक्शन बनाए। तो हम कहते हैं कि अगर इस पॉइंट चार्ज की तरफ एक r रेडियस का, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उतनी डिस्टेंस का एक मैं गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेता हूं जो कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एक स्फीयर एज्यूम कर लेता हूं, तो मैं देखता हूं कि ये सिमेट्रिकल भी है और क्लोज भी है। तो ऐसे सरफेस को मैं क्या कहूंगा, गॉसियन सरफेस। अब ध्यान से मुझे समझिएगा, इन्होंने कहा कि गॉस थ्योरम जो है वो ये कहता है कि फाई इक्वल टू है आपका क्या, फाई इक्वल टू कह रहा है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। अब कह रहे हैं कि अगर आपको इसका फ्लक्स निकालना है कि भाई इस क्लोज सरफेस के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हुआ, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक हुई, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो चार्ज रखा हुआ है इसके अंदर, इस चार्ज का आप 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम निकाल लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी कुछ टेक्निकल चीजें और देखते हैं। तो आपने शायद गॉसियन सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझ लिया और आपने इसका रूल भी समझ लिया। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो फाई है ये है आपका, मान लीजिए अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज था और इसके चारों तरफ आपने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया और आपने एक छोटा सा सरफेस ले लिया इसके साथ डी ए,
इसका एरिया वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसके साथ लिंक होंगी। तो अगर मैं कहूँ कि छोटा सा एरिया आपने लिया dA, तो उसके साथ छोटा सा फ्लक्स भी लिंक होगा d फाई, तो मैं लिख सकता हूँ d फाई इज इक्वल टू E dA cos थीटा, राइट। अब क्योंकि थीटा और इसके बीच आप देखिए एरिया वेक्टर और डी फाई, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू द एरिया होगा। तो अगर ये एरिया है तो इस एरिया के ऊपर नॉर्मल जो होगा वो एरिया वेक्टर होगा। अब देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनके बीच में हमेशा कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 0 डिग्री ले सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। तो अगर मैं इसी तरीके से टोटल का निकालना चाहूँ तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे टोटल फाई मिल जाएगा। फाई इज इक्वल टू आ गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन करके आ गया। तो अब इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स करें तो हमारे पास गॉस थ्योरम का इंटीग्रेशन फॉर्म आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, राइट। ई डॉट डी ए, दिस विल बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द गॉस थ्योरम। ये हमारा गॉस थ्योरम है और इस गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसका ये नॉर्मल फॉर्म है, ये इसका इंटीग्रल फॉर्म, राइट। सो अगर आपने इतनी बात समझ ली तो आगे की बातें आप आराम से समझ सकते हैं और इसके एप्लीकेशन को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नाउ लेट मी प्रूव दिस थ्योरम। हम लोग इस थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ एजम्पशंस लेंगे। देखिएगा तो गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे किया जा सकता है, तो देखिएगा प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। तो अगला स्टेप इसका होगा, अगला टॉपिक जो होगा दैट इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा, मान लीजिए हम लोगों ने एक चार्ज एज्यूम कर लिया, एक चार्ज छोटा सा है Q, और इस Q चार्ज के चारों तरफ मुझे R डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ पर R डिस्टेंस पे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, एक R रेडियस का मैंने गॉसियन सरफेस सबसे पहले एज्यूम किया। ये मैंने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया, और मान लीजिए एक छोटा सा एरिया मैंने इस पर एज्यूम किया। ये छोटा सा एरिया है, इसको मैंने मान लिया dA, और इससे लिंक होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका ऐसे लिंक हो रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रहा है, ये एरिया आपका है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है इसके साथ, दिस विल बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, राइट, ई डॉट डी ए। अब मुझे पता है ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिख लूँ ई डी ए कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ से मैं बना लेता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका ऐसे काम कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से 0 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, यहाँ आ गया। यहाँ से आपने इसको बाहर लिया, ई कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ई इंटू डी ए। अब ये स्फीयर है, तो स्फीयर का जो रेडियस होता है, स्फीयर का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दिस विल बी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो देखिएगा क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे E की वैल्यू आप रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर q बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। बहुत सिंपल प्रूफ है। अगर आप इसके इंटीग्रेशन फॉर्म को लेते हैं और इंटीग्रेशन फॉर्म को लेकर के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप यहाँ से इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, और ये एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है, और कभी कभी तो डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपके सीबीएसई के सिलेबस में इसके 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है कि किसी भी लाइन चार्ज की वजह से, अगर आपके पास कोई एक लाइन चार्ज है, तो हम लोग यहाँ पर अब आगे देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सो लेट वी डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें हमें 2 एप्लीकेशन पढ़ने हैं बेटा। सबसे पहला हमें पढ़ना है फॉर अ लाइन सोर्स। लाइन सोर्स, किसी भी लाइन सोर्स की वजह से, एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है जिसमें कुछ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, कुछ चार्जेस उस पर हैं, और उसकी वजह से मुझे क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं लाइन चार्ज की वजह से निकालूंगा। दूसरा, अगर मुझे गॉस थ्योरम अप्लाई करना हो, किसके लिए, मुझे थिन सीट के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। तो थिन सीट के लिए भी चार्ज थिन सीट, यहाँ पे चार्ज लगा दीजिए आप, ये चार्ज लाइन सोर्स, और यहाँ पे थिन चार्ज सोर्स, दिस इज द चार्ज थिन सीट, राइट। तो ये 2 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में रखे गए हैं। इसमें एक और होता था, दैट इज द हॉलो स्फीयर, राइट। एक आपके पास स्फीयर होता था जिसके ऊपर चार्ज होते थे,
और उसकी वजह से हम लोगों को फील्ड फाइंड आउट करना होता था। लेकिन फिलहाल अभी ये सिलेबस से हटा दिया गया है तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना है, चीज़ों को लेकर के चलना है, और इसमें हम लोग केवल इन दो एप्लीकेशंस की बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग वैल्यूज को निकालते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम फॉर अ इनफाइनाइट या फाइनाइट लाइन चार्ज सोर्स, लाइन चार्ज सोर्स, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज सोर्स की वजह से हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक लेंथ है और इस लेंथ के ऊपर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मान लेते हैं इसका लेंथ जो है L है, और इस लेंथ से R डिस्टेंस पे, यहाँ पर R डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये R डिस्टेंस पे, तो R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके चारों तरफ मुझे एक सबसे पहला स्टेप जो है इसका, अगर आप स्टेप वाइज करना चाहें तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जितने डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उतना रेडियस का एक गॉसियन सरफेस आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम एन गॉसियन सरफेस, अ गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। तो अगर आपके पास कोई एक लाइन चार्ज है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए गॉसियन सरफेस की, ये सबसे पहले चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो सेम एंगल बनाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर आपके पास जो है एक लाइन सोर्स है तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस हम लोगे वो कैसा लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। तो देखिए हम लोग एक जो है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने इसके चारों तरफ एज्यूम कर लिया, दिस इज द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज जो है, इसके ऊपर जो चार्ज कितना है, मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q है ना। चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, लैम्डा इंटू L, राइट। तो आप जानते हैं अगर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और टोटल लेंथ इस वायर की कितनी L है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके उस पर होने वाले पूरे चार्ज को निकाल सकता हूँ। तो Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L, तो Q हमें पता है ऑलरेडी। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया, गॉसियन सरफेस लगाया। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल निकालते हैं, राइट। क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे E डॉट डी ए निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने सर्फेसेस हैं। क्लोज इंटीग्रल का मतलब, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इसमें जितने क्लोज सर्फेसेस हैं सबको ऐड कर लो चारों तरफ से, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो हमारे पास 3 क्लोज सर्फेसेस मिलते हैं। पहला क्लोज सरफेस हमारा ये है, दूसरा क्लोज सरफेस ये है, तीसरा क्लोज सरफेस ये है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, राइट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड। ये आपके पास कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई सरफेस एरिया लूँ तो एरिया वेक्टर इसका ऐसे होगा, तो इनके कर्व सरफेस के बीच का जो एंगल होगा वो कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। और यहाँ पर भी एरिया वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, क्योंकि एरिया ऐसे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है, इसके बीच का एंगल 90। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 हो गया। यहाँ पर भी जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 90 हो गया। तो जो भी फ्लक्स लिंक होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस कर्व सरफेस से क्या होगा, लिंक होगा। तो अगर मैं इसको अपर सरफेस कह दूं, अपर सरफेस कह दूं, इसको मैं कह दूं लोअर सरफेस, इसको मैं कह दूं कर्व सरफेस, तो इसमें टोटल 3 सरफेसेस है। तो क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अलग अलग आप इसे ऐड कर लें। तो सबसे पहला अपर सरफेस E डॉट डी ए, राइट, प्लस लोअर सरफेस E डॉट डी ए, राइट, एंड प्लस कर्व सरफेस। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तीसरा कर्व सरफेस के साथ निकालेंगे। तो ये हमारा है कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस के साथ निकालेंगे तो E डॉट डी ए आ जाएगा, राइट। तो ये दोनों तो 0 हो गए। नॉर्मली मैंने बताया कि थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। केवल और केवल आपके पास बचेगा कर्व सरफेस। सो दिस इज द कर्व सरफेस, यहाँ से आ गया E डॉट डी ए, राइट, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस का हमें एरिया चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मली हमें पता होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, राइट, दिस इज फॉर द कर्व। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इसकी लेंथ, इसकी हाइट या इसकी लेंथ जो है L है, जो ये आपने सिलेंडर एज्यूम किया है, इसने आपने इसमें लेंथ ऑफ द वायर के क्रॉस आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, तो उसकी लेंथ L है। और एक का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अगर सरफेस एरिया निकाला जाए किसी भी सर्कल का,
किसी भी सर्कल का सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर और उसमें एल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे इस पूरे कर्व सरफेस का निकल करके आ जाएगा। भाई ये एक का निकाला हमने और फिर ये यल तक ऐड है तो यल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा आपके पास, ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू यल, राइट। ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू यल, राइट। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से निकल करके आ गई, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आ गई। ये किसकी वैल्यू है, ये फाई की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो फाई की वैल्यू यहां से आपके पास आ गई, क्या निकल के आ गई, ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू यल। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, राइट। हाँ 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 2 पाई, ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लेंगे कि पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, ये 2 पाई आर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं ना, तो होलो स्फीयर में हम लोग इसका एक सर्कमफ्रेंस लेंगे और सर्कमफ्रेंस को यल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे इसका पूरा एरिया पता चल जाएगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस है पूरा अंदर से खाली है, हॉलो है, तो यहाँ से 2 पाई आर इंटू यल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे आप, यहाँ से आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम लोग बेटा क्या करेंगे, व्हाट वी डू दैट, स्टेप थर्ड में हम लोग करेंगे जो टोटल चार्ज हम लोग निकालें। तो टोटल चार्ज तो हमें पता चल गया कि लैम्डा इंटू यल है, राइट। टोटल चार्ज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे। सो यूजिंग स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई द गॉस थ्योरम, राइट। गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए वैल्यू को रख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे वैल्यू को हम लोग रखेंगे, इधर मैं रेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसकी वैल्यू को। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, फाई की वैल्यू आपने निकाली ई इंटू 2 पाई आर इंटू यल एंड दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू यल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा इंटू यल, यल से यल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई epsilon naught into r, right. So this is the electric field due to a infinite या finite charge line source। आपके पास एक चार्ज लाइन सोर्स है जो कि लेंथ के क्रॉस है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने बात किया कि किस तरह से गॉस थ्योरम का यूज हम लोग किसी भी लेंथ के लिए कर सकते हैं। कल वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एक 4 सीट के लिए हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। आई होप इसको आपको समझ में आया होगा, आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।